सुप्रभात बच्चों। हम पिछले अध्याय रासायनिक बलगतिकी को समाप्त कर चुके हैं। आज शुरू करते हैं पृष्ठ रसायन, जिसके अंतर्गत परिचय, अधिशोषण, ठोसों पर गैसों का अधिशोषण, अधिशोषण समतापी, अधिशोषण के अनुप्रयोग, कोलाइडी अवस्था, कोलाइडी तंत्रों के प्रकार, कोलाइडी विलयनों का निर्माण, कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण, कोलाइडी विलयनों के गुण, रच्छी कोलाइड तथा स्वर्ण संख्या और कोलाइडों के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। उत्प्रेरण, उत्प्रेरण के प्रकार, अन्य प्रकार के उत्प्रेरण, उत्प्रेरक वर्धक एवं उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरण की क्रियाशीलता, ठोस उत्प्रेरकों की सक्रियता एवं वर्णात्मकता या चयनात्मकता, पायस और नैनोकण को इस साल के लिए कोर्स से हटा दिया गया है। अब हम शुरू करते हैं पृष्ठ रसायन। परिचय। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें ठोस पदार्थों के पृष्ठों की प्रकृति तथा उन पर संपन्न होने वाले भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रम का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहलाता है। अनेक प्रकार की घटनाओं का अध्ययन ठोस पृष्ठों के गुणों के आधार पर किया जाता है। जैसे संक्षारण एक महत्वपूर्ण रासायनिक घटना है और ठोस पृष्ठ या ठोस सतह का तात्पर्य उन परमाणुओं से है जो ठोस की सबसे ऊपरी परत पे स्थिर होते हैं। यद्यपि किसी ठोस की एकल सर्वोपरि परत का अध्ययन संभव नहीं है, लेकिन उच्च तकनीक की सहायता से ठोस के पृष्ठों की 2 से 5 ऊपरी परमाणविक परतों का अध्ययन कर सकते हैं। आगे हम अधिशोषण का अध्ययन करेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण पृष्ठ घटना है। अधिशोषण किसी भी ठोस की सतह पर असंतुलित आणविक बलों के कारण अस्तित्व में आने वाली घटना अधिशोषण कहलाती है। अब किसी एक पदार्थ की सतह पर अस्थायी रूप से अगर कोई दूसरा पदार्थ एकत्रित होता है, जैसे कपड़ों पर धूल का जमा होना या किसी रंग में रंगना, सक्रिय चारकोल की सतह पर अमोनिया या ब्रोमीन का जमा होना, इस प्रकार की जो घटना है वो एक पदार्थ की सतह पर किसी अन्य पदार्थ के एकत्रीकरण की घटना है और यह घटना ही कहलाती है अधिशोषण। अब अधिशोषण पृष्ठ की घटना है, अर्थात किसी ठोस तथा द्रव पदार्थों की सतहों पर उपस्थित असंतुलित आणविक बलों के कारण जुड़ने वाले जो बाह्य पदार्थ हैं वो अधिशोषण को बढ़ावा देते हैं। अवशिष्ट पृष्ठ बलों के कारण उत्पन्न एक सतह पर सांद्रण में परिवर्तन अधिशोषण कहलाता है। जैसे आप चित्र में देखो, A है एक द्रव, B एक ठोस तथा C एक धातु की सतह पर उपस्थित असंतुलित आणविक बल। कोई भी ठोस है, द्रव है या धातु है, उसकी सतह पर कुछ न कुछ असंतुलित आणविक बल होते हैं जो बाह्य पदार्थों को अपनी सतह पर अस्थायी रूप से चिपकाने में या शोषित करने में समर्थ होते हैं। जिस पदार्थ की सतह पर कोई अन्य पदार्थ जमा होता है उसे अधिशोषक कहा जाता है।
और जमा होने वाले पदार्थ को अधिशोषित कहा जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ अधिशोषण दिखाया गया है और अवशोषण भी एक दिखाया गया है। अगर अमोनिया गैस चारकोल की सतह पर एकत्रित हो रही है, एक बबल है और इसकी सतह पर अमोनिया गैस आप देखिए डॉट 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 के रूप में अधिशोषित है। दूसरा देखिए, जब एक अधिशोषक को एक अधिशोषित के संपर्क में लाया जाता है तो अधिशोषित अणु अधिशोषक अभ्यंतर में प्रवेश कर जाता है, या वह घटना जिसमें अधिशोषित अधिशोषक के अभ्यंतर में यानी उसके भीतर प्रवेश कर जाता है और उसके संपूर्ण जालक में वितरित हो जाता है, अवशोषण कहलाता है। तो यह दूसरा जो चित्र है वह अवशोषण का है। यह है अवशोषण, वह घटना जिसमें अधिशोषित अधिशोषण के अभ्यंतर में प्रवेश कर अधिशोषक के संपूर्ण जालक में वितरित हो जाता है, ये अवशोषण कहलाता है। अब अधिशोषण और अवशोषण के उदाहरण। अधिशोषण, सक्रिय चारकोल द्वारा ब्रोमीन का अधिशोषण, ये देखिए दिया हुआ है। जबकि सिलिका जेल द्वारा जल का अधिशोषण होता है, अभ्रक द्वारा नाइट्रोजन का अधिशोषण होता है, टंगस्टन द्वारा ऑक्सीजन का अधिशोषण होता है, शर्करा के शुद्धिकरण में सक्रिय चारकोल द्वारा रंगयुक्त पदार्थों का अधिशोषण होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनने की प्रक्रिया में जल द्वारा अमोनिया का अवशोषण होता है, अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल वाष्प अवशोषित होती है, स्टार्च द्वारा आयोडीन का अवशोषण होता है, सोख्ता कागज द्वारा स्याही का अवशोषण होता है। अब इन दोनों में अंतर देखते हैं, इन दोनों में अंतर देखिए। अधिशोषण की घटना एक पृष्ठ घटना है, अधिशोषित केवल अधिशोषक की सतह पर ही एकत्रित होता है, जबकि अवशोषण एक अंतरंग घटना है, इसमें अधिशोषित अधिशोषक के अभ्यंतर में प्रवेश कर समान रूप से वितरित हो जाता है। अधिशोषण की सतह पर अधिशोषित का सांद्रण अभ्यंतर सांद्रण से भिन्न होता है, मतलब भीतर सांद्रण उसका नहीं होता है, उसकी सतह पर ही सांद्रण होता है, जबकि अवशोषण में अधिशोषक का सांद्रण हर जगह समान होता है। अगला, प्रारंभ में अधिशोषण दर अधिक होती है तथा साम्य स्थापित होने तक धीरे धीरे कम हो जाती है, जबकि अवशोषण समान दर से संपन्न होता है। तो यह रहा अधिशोषण और अवशोषण। एक तीसरी घटना और है शोषण। शोषण उस घटना को कहा जाता है जिसमें अधिशोषण तथा अवशोषण दोनों प्रक्रिया एक साथ होती है। जैसे पैलेडियम को हाइड्रोजन के संपर्क में लाया जाता है तो अधिशोषण तथा अवशोषण प्रक्रिया एक ही साथ होती है, मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों हो, अधिशोषण और अवशोषण दोनों एक ही साथ हो, तो इसको कहते हैं हम शोषण। अब अधिशोषण के प्रकार, ये धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होते हैं। इसमें जब अधिशोषित का सांद्रण अधिशोषण के अभ्यांश की अपेक्षा उसकी सतह पर अधिक होता है तो घटना धनात्मक अधिशोषण का कहा जाता है। इसके विपरीत यदि अधिशोषित का सांद्रण अधिशोषण के अभ्यंतर की तुलना में इसकी सतह पर कम है तो यह घटना ऋणात्मक अधिशोषण कहलाती है। मतलब अगर कोई पदार्थ है उसकी सतह पर शोषित होने वाले पदार्थ का सांद्रण अधिक है तो वह धनात्मक अधिशोषण हो गया। और नंबर 2, अगर उसके पृष्ठ पर उसकी सांद्रता कम है, भीतर अधिक हो गई, तो वह ऋणात्मक अधिशोषण कहलाएगा। अगला है विशोषण। अब अधिशोषण जब हो रहा है, किसी भी द्रव की सतह पर कोई पदार्थ चिपक रहा है तो वहाँ से हटेगा भी, तो किसी भी अधिशोषित पदार्थ का किसी पदार्थ की सतह से बाहर हटना ही विशोषण कहलाता है। जैसे किसी अधिशोषण की सतह से किसी अधिशोषित को अलग करने की प्रक्रिया को विशोषण कहते हैं। यह अधिशोषण प्रक्रिया की
उत्क्रमणीय प्रक्रिया है या व्युत्क्रम प्रक्रिया है। अब आते हैं अधिशोषण की ऊष्मा। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। किसी अधिशोषण की सतह पर अधिशोषित के 1 मोल की अधिशोषण प्रक्रिया में निहित एंथैल्पी परिवर्तन उत्सर्जित ऊष्मा को अधिशोषण की एंथैल्पी या अधिशोषण ऊष्मा कहा जाता है। मतलब अधिशोषण की क्रिया में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं अधिशोषण ऊष्मा। यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, अर्थात ऊष्मा बाहर निकलती है। अब देखते हैं ठोस पर गैसों का अधिशोषण। जितने भी ठोस अधिशोषक हैं इनकी सतह पर गैसों का अधिशोषण सामान्य घटना है। ठोस की सतहों पर असंतुलित आणविक बल उपस्थित होते हैं। इन असंतुलित आणविक बलों को संतुलित करने के लिए वह अपनी सतह पर अधिशोषक को एकत्रित करता है। इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है? अधिशोषक की प्रकृति, पृष्ठ क्षेत्रफल तथा प्रभाजी अवस्था। अधिशोषक की सतह का पृष्ठ क्षेत्रफल जितना ही अधिक होगा उस पर उत्पन्न असंतुलित आणविक बलों की संख्या उतनी ही अधिक होगी, अर्थात अधिशोषण की प्रकृति भी बढ़ेगी। अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा अधिक होती है। अब बड़े आकार के कणों की तुलना में जितने भी छोटे आकार के कण हैं या सूक्ष्म वितरित कण हैं उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होते हैं, जिसके फलस्वरूप उन पर अधिशोषण की मात्रा अधिक होती है। यही कारण है कि कुलाइडी अवस्था में स्थित एक पदार्थ निस्यंद या प्रेसिपिटेट के रूप में स्थित पदार्थ की तुलना में अच्छा अधिशोषक होता है। सूक्ष्म रूप से जो चूर्ण हैं या सूक्ष्म वितरित पदार्थ हैं उनकी अधिशोषक क्षमता अधिक होती है। नंबर 2, अधिशोषित पदार्थ की प्रकृति। उच्च क्रांतिक तापयुक्त गैसों को कम क्रांतिक तापयुक्त गैसों की तुलना में अधिशोषित होने की प्रकृति अधिक होती है। इसका कारण है कि क्रांतिक ताप अधिक होने पर गैस आसानी से वांडर वाल बलों के से जुड़ जाते हैं। दाब बढ़ाने पर गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की प्रकृति में वृद्धि होती है। कम ताप पर दाब में वृद्धि करने पर गैसों का ठोस की सतह पर अधिशोषण बढ़ जाता है। और अगला है ताप। ताप बढ़ाने पर गैस के अणु ठोस की सतह को छोड़कर दूर जाते हैं, अर्थात विशोषण की प्रकृति बढ़ती है। अर्थात ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा कम हो जाती है। आप देखिए अधिशोषण का दाब के सापेक्ष परिवर्तन। आप देखिए दाब और x/m यानी अधिशोषित पदार्थ की मात्रा। जैसे जैसे दाब बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे x/m या अधिशोषित पदार्थ की मात्रा बढ़ती जाती है। अब अधिशोषण के प्रकार। पहला, भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण अधिशोषण प्रक्रिया में निहित अणुओं की सतह से आबद्ध करने वाले दुर्बल वांडर वाल बल हैं जो अधिशोषण को भौतिक प्रकृति देते हैं। अविशिष्ट प्रकृति क्या है?
भौतिक अधिशोषण की प्रकृति विशिष्ट नहीं होती है क्योंकि इसमें कार्यकारी वान डेर वाल बल की प्रकृति दुर्बल है। इसका किसी विशेष पदार्थ के प्रति कोई लगाव नहीं होता है। कोई भी गैस इन बलों द्वारा भौतिक अधिशोषण कर सकती है। नंबर 2 है उत्क्रमणीय प्रकृति। भौतिक प्रकार का जो अधिशोषण होता है वह अधिशोषण तथा विशोषण एक साथ चलता है, इसलिए इसकी प्रकृति उत्क्रमणीय होती है। भौतिक अधिशोषण में अधिशोषण ऊष्मा का मान काफ़ी कम होता है। यह लगभग 40 किलोजूल पर मोल से भी कम होता है। बहुपरतीय प्रकृति। चूँकि भौतिक अधिशोषण अविशिष्ट प्रकृति का होता है, इसलिए यह प्रायः बहुपरतीय एक के ऊपर एक कई परतों द्वारा बनता है। ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण की प्रकृति घट जाती है क्योंकि ताप बढ़ाने पर वान डेर वाल बल आसानी से टूट जाते हैं, जिससे विशोषण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। दाब का प्रभाव। अगर दाब बढ़ाते हैं तो अधिशोषक एवं अधिशोषित के मध्य अंतर कम हो जाता है तथा क्षीण वान डेर वाल बलों के द्वारा अधिशोषित होने वाले अणुओं की संख्या में वृद्धि से भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। गैस की प्रकृति। जितने उच्च क्रांतिक ताप युक्त वाले गैस हैं उनका अधिशोषण कम होता है, नहीं अधिक होता है, तथा जिनका क्रांतिक ताप कम होता है उनका अधिशोषण कम होता है। अब आते हैं रासायनिक अधिशोषण या रसोवशोषण। अगर अधिशोषित होने वाला पदार्थ अधिशोषक की सतह पर असंतुलित संयोजकताओं के द्वारा जुड़ता है तो यह एक रासायनिक अधिशोषण या रसोवशोषण कहलाता है। अर्थात अधिशोषक एवं अधिशोषित के मध्य रासायनिक बंध निर्माण होता है और उस स्थिति में नंबर 1 इसकी अत्यधिक विशिष्ट प्रकृति होती है, अर्थात सभी अधिशोषक की सतह पर सभी प्रकार के अधिशोषित होने वाले पदार्थ अधिशोषित नहीं हो सकते। अनुत्क्रमणीय प्रकृति इसकी होती है। चूँकि इसमें रासायनिक आबंध बनता है, इसलिए अधिशोषित होने के पश्चात इन्हें पुनः विशोषित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी प्रकृति अनुत्क्रमणीय होती है। रासायनिक अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है तथा इसमें निहित ऊष्मा का मान भौतिक अधिशोषण की तुलना में काफ़ी अधिक होता है। यह करीब 400 किलोजूल पर मोल के करीब होता है। एकल परतीय प्रकृति। चूँकि यहाँ पर अधिशोषण रासायनिक आबंधों के द्वारा होता है, इसलिए रासायनिक अधिशोषण एक एकल परतीय प्रकृति का है। ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने पर ऊष्माक्षेपी प्रकृति होने के कारण ये घटना चाहिए, लेकिन वास्तव में ये पहले बढ़ता है और इसके पश्चात पुनः घटता है। आप यहाँ देखिए, नियमानुसार एक सामान्य दाब पर या निश्चित दाब पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे x/m की मात्रा घटनी चाहिए, लेकिन वास्तव में x/m का मान पहले बढ़ता है और पुनः ये घटता है। तो यह रासायनिक अधिशोषण पर ताप का प्रभाव
होता यूँ है कि जब ताप बढ़ाते हैं तो अधिशोषण में निहित सक्रियण ऊर्जा का मान काफ़ी अधिक हो जाता है, जिससे अभिक्रिया धीमी हो जाती है। इसको दिखाना संभव नहीं है। स्थिर दाब पर यक्स बटे यम, जहाँ पर यक्स अधिशोषित पदार्थ का द्रव्यमान और यम अधिशोषक का द्रव्यमान तथा ताप के मध्य अगर ग्राफ दिखावें तो वह दर्शाए गए चित्र दूसरे चित्र के समान होगा। अब आते हैं, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।